नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। श्रीनगर शहर के ही जकुरा इलाके में शनिवार अहले सुबह ही सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ हो गई और जिसमें 2 आतंकियों का सफाया कर दिया गया है। मारे गए ये आतंकी लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ के ही सदस्य थे। इनके पास से ही तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने 2 पिस्टल और कई अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। वहीं मारे गए आतंकियों में से एक की पहचान इखलाफ आजम के तौर पर भी हुई है। वहीं अनंतनाग में ही हसनपोरा में एचसी अली मोहम्मद की हालिया हत्या में भी शामिल था। जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कि इसको लेकर बात वहीं 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आगाज हो चुका है। शुक्रवार को ही लॉकडाउन के साए में चीन की राजधानी बीजिंग में ही शीतलहर का ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है और कई देशों ने इन खेलों का राजनीतिक बहिष्कार किया है। लेकिन चीन गर्व से ही वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है और उद्घाटन समारोह के साथ ही बीजिंग शीतकालीन और ग्रीष्म दोनों खेलों की ही मेजबानी करने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। आपको बता दें कि महामारी के दौर के टोक्यो के बाद पिछले 6 महीने में ये दूसरा ओलंपिक है और चीन के राष्ट्रपति और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ही अध्यक्ष उसी राष्ट्रीय स्टेडियम में उद्घाटन समारोह के लिए पहुंचे, जहां 2008 के ग्रीष्मकालीन को ही ओलंपिक का उद्घाटन हुआ था। आपको बता दें कि अमेरिका और यूरोप के कई देशों के विरोध के बाद भी उद्घाटन समारोह में कई वैश्विक नेताओं ने भाग लिया। इसमें सबसे उल्लेखनीय नाम रूस के राष्ट्रपति का है। यूक्रेन के साथ ही जारी सीमा विवाद के बीच पुतिन ने ही समारोह से पहले दिन में ही शी के ही साथ निजी तौर पर मुलाकात की। भारत ने गुरुवार को घोषणा की कि बीजिंग के भारतीय दूतावास के मामलों के प्रमुख 2022 शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन या समापन समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि चीन ने ही गलवान घाटी झड़प में ही शामिल सैन्य कमांडर को ही इस प्रतिष्ठित खेल प्रतियोगिता का ही मशाल धारक बनाकर सम्मानित किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वीं सदी के भक्ति शाखा के संत श्री रामानुजाचार्य के ही स्मृति में आज हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को लेकर ही प्रतिमा का अनावरण कर इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री राज्य के ही पाटनचेरू में भी अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय परिसर का ही दौरा कर संस्थान के ही 50वें वर्षगांठ समारोह का शुभारंभ भी करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि तेलंगाना के मुख्य सचिव और इसके साथ ही सोमेश कुमार और पुलिस महानिदेशक एस महेंद्र रेड्डी ने प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का शुक्रवार को जायजा लिया और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक कहा जा रहा है कि मोदी 216 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को प्रतिमा का ही अनावरण करेंगे। ये प्रतिमा 11वीं सदी की भक्ति शाखा के संत श्री रामानुजाचार्य के ही याद में बनाई गई है और ये प्रतिमा पंच धातु से ही बनी है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता का एक संयोजन है और ये दुनिया में बैठी आस्था में भी सबसे ऊंची धातु में ही प्रतिमाओं में से एक है। पीएमओ ने कहा है कि कार्यक्रम के दौरान संत को लेकर भी जीवन यात्रा और शिक्षा पर 3D प्रोजेक्शन और मैपिंग का भी प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री 108 दिव्य देशम के ही समान मनोरंजनों का भी दौरा करेंगे। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के ही चारों ओर बने हुए श्री रामानुजाचार्य के ही राष्ट्रीय लिंग और नस्ल, जाति या पंथ की परवाह किए बिना हर इंसान की भावना के साथ लोगों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया था। एटिंगा में आज शाम 6:30 बजे से भारत इंग्लैंड के बीच अंडर 19 वर्ल्ड कप का ही फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में ही भारतीय टीम ने अब तक लगातार 5 मैच जीतकर ही फाइनल में जगह बनाई है और फाइनल में कप्तान यश धूल पर ही सबकी नजर रहेगी, जिन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार शतक जो है वो जड़ा था। और वही बल्लेबाज शेख राशिद और स्पिन गेंदबाज निशांत सिंधु और विक्की ओस्तवाल भी बेहतरीन फॉर्म में थे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि भारतीय टीम ने ही अंडर 19 वर्ल्ड कप में इससे पहले 7 बार फाइनल में जगह बनाई है और जिसमें से टीम
टीम 4 की बार खिताब जीत चुकी है और बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम साल 2016 से लगातार 4 बार फाइनल में ही जगह बनाने में सफल रही है। दूसरी ओर इंग्लैंड का ही इरादा भी इतिहास का जो था वो रचने वाला था और दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। फाइनल मैच से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने भी जूम कॉल कर टीम के खिलाड़ियों से बात की और जिसके बाद खिलाड़ियों का हौसला बुलंद है। 2008 में अंडर 19 टीम के कप्तान के तौर पर विश्व कप जीतने वाले विराट कोहली ने उन्हें बताया कि फाइनल का दबाव कैसे झेलना है। खिताब और भारत के बीच इंग्लैंड की टीम है जो आखिरी बार ही 1998 में फाइनल में पहुंची थी, जब उसने अब तक का एकमात्र खिताब जीता था। एक तरफ जहां देश कोरोना की तीसरी लहर की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की वजह से इन राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां जो है वो तेज हो गई हैं। इसी क्रम में यूपी का चुनावी पारा भी गरमाया हुआ है। यहां भी बिना कोरोना से डरे जनसभाएं और चुनावी प्रचार हो रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि बीते कुछ दिनों से देश में कोविड मामलों में कमी देखी गई है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज राज्य का दौरा करेंगे और उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव ने बताया कि गांधी हरिद्वार और हल्द्वानी विधानसभा सीटों पर वर्चुअल प्रचार जो है वो करने जा रहे हैं और इसके साथ ही वो हरिद्वार और हल्द्वानी में ही वर्चुअल चुनाव प्रचार करेंगे। इसी बीच प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को ही उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया और अपने इस दौरे के दौरान राहुल सुबह 11:30 बजे किच्छा मंडी में ही किसानों के साथ मीटिंग करेंगे और दोपहर 3:15 बजे जवाहरलाल युवा केंद्र पहुंचेंगे और वर्चुअल रैली के जरिए लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वहीं शाम 4:45 पर राहुल हर की पेड़ी हरिद्वार में भी गंगा आरती में शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी कि 5 फरवरी को गोरखपुर में घर घर जनसंपर्क करके लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और दौरे के दौरान ही योगी मोहद्दीपुर गुरुद्वारा में भी सिख समाज के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी आज मुजफ्फरनगर और शामली के दौरे पर रहेंगे। शामली को लेकर भी और थाना भवन में जनसभा करेंगे और उसके बाद ही मुजफ्फरनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ चरथावल और पुरकाजी विधानसभा में भी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक में से एक और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हापुड़ और नोएडा में ही चुनाव प्रचार करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार वह दोपहर 12:40 पर मोदी नगर रोड के ही ब्रह्मा देवी बालिका विद्यालय में जनसभा करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद दोपहर 3:20 पर नड्डा मुलाकात में ही जनसभा आपको बता दें कि मुरादाबाद में ही जनसभा में शामिल होंगे और वहीं शाम को 5:35 पर सेक्टर 12 नोएडा में जनसंपर्क जो है वो करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि शाम को 5:50 पर नड्डा भाऊराव देवरस इंटर कॉलेज में ही प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान सियासी बयानबाजी जारी है। वहीं गुरुवार को मेरठ के ही छिजारसी टोल प्लाजा के पास ही आपको बता दें कि ओवैसी की कार पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग पर यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ही सवाल उठाए हैं। आगरा में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार करने के दौरान उन्होंने कहा कि ओवैसी पर हमला हुआ है या फिर करवाया गया है, पहले इसको जान ले। और इसके साथ कांग्रेस नेता ने ओवैसी को भाजपा की बी टीम करार दिया। बता दें आपको कि गुरुवार को मेरठ में ही छिजारसी टोल प्लाजा के पास कुछ लोगों ने ओवैसी की गाड़ी पर 3-4 राउंड गोलियां चलाई थी और इस जानलेवा हमले में वो बाल बाल बचे थे। इसके बाद यूपी की सियासत में हड़कंप मच गया। वहीं हापुड़ पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के नाम सचिन और शुभम हैं, जो कि ओवैसी की हिंदू विरोधी बयानबाजी से नाराज थे। बता दें आपको कि आगरा में ही चुनाव प्रचार के लिए आज यानी कि बीते कल ही शुक्रवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस से ही स्टार प्रचारक
नसीमुद्दीन सिद्दीकी आगरा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने आगरा उत्तर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद बंसल के लिए जनसंपर्क कर वोट मांगे। यही नहीं, इसके बाद वो सैयदना अब्बू अल्लाह के ही दरगाह पर भी गए और नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस से पहले बहुजन समाज पार्टी के बड़ा चेहरा रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि बसपा की सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन उसके बाद से ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। आगरा पहुंचे सिद्दीकी से ही जब बसपा को ही लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि क्यों टेस्ट खराब करते हो। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनता के हित को ध्यान में रखते हुए काम किया है। जनता के हर मामले में कांग्रेस आगे रही है, किसानों के साथ हमेशा साथ रही है और यही वजह है कि 2022 में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। प्रचार अभियान के तहत आज बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षता और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती सहारनपुर के ही मंडल के पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में ही जनसभा को संबोधित करेंगे। बसपा मुख्यालय से ही शुक्रवार को जारी बयान के अनुसार पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती सहारनपुर में बसपा उम्मीदवारों के समर्थन में ही 5 फरवरी शनिवार को चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मंडल स्तरीय यह चुनावी जनसभा सहारनपुर टापरी नागल रोड में मौजूद टापरी में ही इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास मैदान में होगी और जिसमें सहारनपुर मंडल के सभी जिलों के पार्टी उम्मीदवार और प्रमुख कार्यकर्ता शामिल होंगे। बीजेपी ने ही चुनाव की तारीख नजदीक देखते हुए पार्टी के सभी बड़े चेहरों को प्रचार में उतार दिया है और इसी क्रम में ही आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यूपी दौरा करेंगे और कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री आज 11:40 पर ही मथुरा की बलदेव विधानसभा की दीनदयाल धाम और फरा में सार्वजनिक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:15 पर ही आगरा की खेरागढ़ विधानसभा की मंडी समिति मैदान खेरागढ़ में सार्वजनिक जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:10 पर ही आगरा ग्रामीण विधानसभा के ग्राम धमोला और कंडोल को भी सार्वजनिक जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के करीब आते ही प्रत्याशियों पर हमले की जो घटनाएं हैं वो बढ़ गई हैं और इसी बीच में आपको बता दें कि अब उन्नाव से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां भाजपा प्रत्याशी ने अपने काफिले पर हमले का आरोप लगाया है। पूर्व विधायक अनिल कुमार ने बताया है कि उनके काफिले में शामिल एक कार में ही पिकअप वैन ने टक्कर मार दी, जिससे कार सड़क के नीचे जा गिरी और इस हादसे में कार में सवार विधायक के साड़ू समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक बाल बाल बच गए हैं। घायलों को पहले स्थानीय सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ही लाया गया, जहां से उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है। आपको बताते चले कि ऐसे मामले में ही समय पर सामने आया है जब ओवैसी के काफिले पर फायरिंग की गई थी और इस मामले में ओवैसी बाल बाल बच गए थे। जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि इस कथित हमले में ही घायल भाजपा के 5 समर्थकों को पहले मेरावा सीएचसी में भर्ती करवाया गया और जहां से सभी को लखनऊ रेफर कर दिया गया। भाजपा प्रत्याशियों का आरोप है कि यह हमला विपक्षी प्रत्याशी ने कराया है। दूसरी तरफ पुलिस ने ही पिकअप वैन चालक को ही हिरासत में ले लिया है। फिलहाल वैन चालक से पूछताछ की जा रही है। विधायक अनिल सिंह पूर्व विधानसभा सीट से ही भाजपा प्रत्याशी हैं और विधायक अनिल सिंह ने ही बताया कि वो पूर्व से ही निमंत्रण पर ही पास के ही एक गांव में जा रहे थे और जब उनके काफिले में शामिल कार में ही पिकअप वैन ने टक्कर मार दी। भाजपा प्रत्याशी का आरोप है कि पिकअप वैन का ही चालक पहले से ही इंतजार में था। ओवैसी पर शुक्रवार को हमला हुआ। 2 हमलावरों ने ओवैसी की गाड़ी पर 3 गोलियां चलाई। उन हमलावरों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चुनाव माहौल में ऐसे हमले के आपराधिक पहलू की जांच पुलिस कर रही है और इस हमले के राजनीतिक फायदे और नुकसान की बात पार्टियों के नेता कर रहे हैं। कार पर फायरिंग के बाद से आज फिर ओवैसी यूपी में चुनावी प्रचार मैदान में उतरेंगे और लोनी और छपरौली और गढ़ मुक्तेश्वर में प्रचार करेंगे। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ही बस 5 दिन ही रह गए हैं।
बढ़ती ठंड के कारण ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से जो दृश्यता है वो भी कम हो गई है। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार देर रात से घना कोहरा छाया हुआ है और उस मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक ही उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि साथ ही देश के कई हिस्सों में काफी ज्यादा ठंड भी होगी। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर की तरफ पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ही पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है और वहीं दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार और पंजाब के मैदानी इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। वहीं शुक्रवार को दिन में भी आसमान में बादल छाए रहे। फिलहाल मौसम साफ बना हुआ है। सरस्वती पूजा माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही मनाई जाती है और इस दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना से विधि और ज्ञान का वरदान मिलता है। माता सरस्वती को ज्ञान, संगीत, कला और शिल्प कला की देवी माना जाता है। बंसल पंचमी के दिन ही देवी सरस्वती की उपासना करते हैं। इस दिन श्री पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। आइए आपको बताते थे कि इस साल सरस्वती पूजा का क्या है शुभ मुहूर्त। इस साल के सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त। मां सरस्वती के पूजा की विधि। वसंत पंचमी 5 फरवरी 2022 को मां सरस्वती की पूजा के लिए 5 घंटे 28 मिनट का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दिन सुबह 7:19 से ही 12:35 तक मां सरस्वती की पूजा करना शुभ रहेगा। चलिए आपको बता दें कि कैसे करें मां सरस्वती की पूजा अर्चना। इस दिन सुबह स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करके मां सरस्वती की पूजा और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर मां सरस्वती की मूर्ति रखें। पीले वस्त्र, पीला चंदन, हल्दी और केसर हल्दी से रंगे पीले अक्षत, पीले फूल का मां को अर्पित करें और इस दिन मां शरदे को पीले रंग के मीठे चावल का भोग लगाएं और मां की आरती और वंदना करके आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए साथ ही आपको ये भी बता दें क्यों मनाते हैं सरस्वती का प्रकाट्य माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुआ था और इस वजह से हर साल सरस्वती पूजा होती है। इस तिथि को वसंत पंचमी और श्री पंचमी भी कहते हैं। मां सरस्वती को मां शारदा भगवती, वीणा वादनी और वाग्य देवी बागेश्वर के नामों से पुकारा जाता है। मां सरस्वती को पीला रंग बेहद प्रिय है, इसलिए वसंत पंचमी पर मां सरस्वती पूजा को पीले वस्त्र और पीले फूल, पीले रंग की मिठाई अर्पित करना शुभ माना जाता है।